मित्रों, आज बात करेंगे भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट्स की, अग्निपथ स्कीम की, भारत नेपाल संबंधों की। और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जनरल अशोक मेहता। सर, आपका स्वागत है और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप अपने बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मौका मिला है गोरखा ब्रिगेड के बारे में बोलने के लिए। लेकिन उसके पहले मैं कौन हूँ उसके बारे में बता दूँ। मेरी कमीशन दिसंबर 1957 में हुई थी और मेरी इस नौकरी के दौरान मैंने विलायत में 2 कोर्स किए थे, रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ और फोर्ट लेवनवर्थ अमेरिका में कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज। मैंने अपनी नौकरी के दौरान बहुत सी मैंने 65 साल का युद्ध लड़ा है, मैंने 71 साल का युद्ध लड़ा है। मैं जम्मू और कश्मीर में 5 मरतबा काउंटर इंसर्जेंसी में रह चुका हूँ। मैं नागालैंड में काउंटर इंसर्जेंसी कर चुका हूँ। मैं इंडियन की पीस कीपिंग फोर्स जो श्रीलंका थी उसका GOC IPKF साउथ था। इसके अलावा UN पीस कीपिंग जो हमारी पहली मर्तबा एक ब्रिगेड गई थी कॉन्गो में, मैं उसमें भी शामिल था। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जब मैं पास आउट हुआ था तो मुझसे पूछा गया था कि आप कौन सी रेजिमेंट में जाना चाहते हैं। तो मैंने उस समय कहा था कि मेरी पहली चॉइस गोरखाज है, मेरी सेकंड चॉइस गोरखाज है, मेरी तीसरी चॉइस गोरखाज है। वंडरफुल सर। और इसलिए आज मुझे मौका मिला है गोरखाज के बारे में बात करने के लिए। सर, आपकी बटालियन है 2nd 5 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स और आप उसे बहुत ही शिद्दत से याद करते हैं। आपको रेजिमेंटल सर्कल्स में एक डाई हार्ड गोरखा ऑफिसर के तौर पर जाना जाता है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि भारत नेपाल के सैन्य संबंध कितने पुराने हैं और कितने मजबूत हैं? आपने डाई हार्ड गोरखा की बात की। मेरी पलटन 2nd 5 गोरखा, उसे विक्टोरिया क्रॉस पलटन बोलते हैं क्योंकि उसके पास उसने लड़ाई 2nd वर्ल्ड वॉर में 3 विक्टोरिया क्रॉस जीते। विक्टोरिया क्रॉस की जगह आज परमवीर चक्र है और 2 विक्टोरिया क्रॉस एक ही एक्शन में जीता। और मैं जब गोरखा पलटन में गया 1959 में, मैं पहली मर्तबा नेपाल घूमने गया था, ट्रैकिंग करने गया था। मेरी पूरी छुट्टी 2 महीने की छुट्टी नेपाल में काटी। 60 दिन उधर हमने ट्रैकिंग किया नेपाल के इलाकों में। और 1959 से लेके आज तक 1959 से लेके आज तक मैं नेपाल जाता रहा हूँ हर साल। 2 साल मैं विलायत में था, वो 2 साल नहीं जा पाया। उसके अलावा मैं कम से कम 65 मरतबा नेपाल में घूम चुका हूँ, पैदल और अपनी छुट्टी के टाइम पर। वंडरफुल सर। सो इसीलिए आपको डाई हार्ड गोरखा ऑफिसर कहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि भारत नेपाल के मिलिट्री रिलेशंस या सैन्य संबंध कितने पुराने हैं और कितने मजबूत हैं? वास्तव में भारत और नेपाल के मिलिट्री कनेक्शन जो रिश्ते हैं वो बहुत पुराने हैं। कम से कम
200 ईयर 200 वर्ष पुराने। लेकिन उस समय हमारी आर्मी ब्रिटिश इंडियन आर्मी होती थी और ये ब्रिटिश गुरखास कहलाए जाते थे। 1947 के बाद जब आज़ादी के बंटवारा आज़ादी के टाइम जब बंटवारा हुआ, जी हाँ तो अधिकतर सर। रेजिमेंट्स भारत में शामिल होने के लिए उन्होंने वॉलंटियर किया। और सेकंड गुरखास, सिक्स्थ गुरखास, सेवन्थ गुरखास और 10th गुरखास, ये 4 रेजिमेंट ब्रिटेन में चली गई, यूके में, और बाकी 6 रेजिमेंट्स हमारे भारतीय सेना में आ गई। और पहली मर्तबा 1947 में इंडियन ऑफिसर्स कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर नेपाल से आए हुए गुरखास रेजिमेंट में उन्होंने ऑफिसर के का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया 47 बंटवारे के बाद। तो हमारे जो सैन्य संबंध है बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। और 1947 के बाद तो बढ़ते गए, क्योंकि वो बढ़ते इसलिए गए क्योंकि भारत और नेपाल बहुत करीबी के देश हैं। वो हमारा धर्म मिलता है, हमारी ज्योग्राफी, हम एक ही ज्योग्राफी के हैं। हमारे रिश्ते इतने घनिष्ठ थे कि लोग समझते थे कि भारत और नेपाल एक ही देश है। और जब मैं अमेरिका में था तो यही सवाल अमेरिका में 1976 किसी ने पूछा कि हाउ लकी यू आर कि नेपाल आपके साथ है। सो आप इससे अनुमान लगा सकते हो जी हाँ, कि हमारे रिश्ते कितने करीब हैं। और जो मिलिट्री रिलेशंस हैं हमारे, वो खासकर बढ़ते गए। और जब फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ आर्मी चीफ थे 1968 में, तो उन्होंने एक गुरखा सेल खोला एजीज ब्रांच में। जी हाँ, वो गुरखा सेल आज तक भी है। और उस गुरखा सेल के ज़रिए जितने भी आजकल यंग ऑफिसर, नए ऑफिसर पलटन में जाते हैं, उनको आर्मी की तरफ से नेपाल भेजा जाता है। उनको नेपाली लैंग्वेज, भाषा सिखाई जाती है। जब मैं गया तो तब ये सेल नहीं था, अब ये सेल है। और सैम मैनेक्शॉ ने एक बड़ी अद्भुत सी चीज़ शुरू की, और वो ये है कि इंडियन आर्मी के चीफ नेपाल आर्मी के ऑनररी जनरल बन जाते हैं, और नेपाल आर्मी का चीफ इंडियन आर्मी के ऑनररी जनरल बन जाते हैं। तो इससे ये हमारे संसार में ऐसे कोई इसका एग्जाम्पल नहीं है। और हमारे आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी अभी पिछले हफ्ते नेपाल में 5 दिन के दौरे पर थे, और वो उनको नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इधर इस जगह पर नेपाल के जनरल का ओहदा दिया और स्वॉर्ड दिया। और उस समय मैं भी नेपाल में ही था। और अभी 10 तारीख को, ये अभी अखबारों में छपा नहीं है, लेकिन 10 दिसंबर को नेपाल के आर्मी चीफ जनरल अशोक सिगडेल दिल्ली आएंगे, और उनको वही ऑनर दिया जाएगा हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी से। तो आप अनुमान लगाइए कि कितना हमारे संबंध कितने। आपने बिल्कुल सही कहा सर। बात करते हैं 6 गुरखा रेजिमेंट्स लेकर हम 1947 में अलग हुए थे। उसके बाद 1 गुरखा रेजिमेंट हमने और रेज की। आज हमारे पास 7 गुरखा रेजिमेंट्स हैं, कोई 39 बटालियंस हैं।
और हमारे को हर साल नेपाली गोरखा नवयुवकों की भर्ती करनी पड़ती है। तो कहते हैं कोई 60% नेपाली गोरखा आते हैं और कोई 40% भारतीय गोरखों का अनुपात रहा है। तो कोई 3000 नवयुवक हर साल हम भर्ती करते रहे हैं। तो अभी एक व्यवधान आता है सर, अगस्त 2022 से भारत नेपाल के संबंध, भारत नेपाल के मिलिट्री संबंध, भारत के नागरिकों के बीच में संबंध में एक छोटा सा व्यवधान आया है, और वो आया है अग्निपथ स्कीम की वजह से। तो कहा जाता है कि भारत ने अग्निपथ स्कीम लागू करके 1947 की जो त्रिपक्षीय संधि थी ब्रिटेन नेपाल भारत, उसका उल्लंघन किया है। क्या ये बात सही है? ये जो छोटी सी बात है आपने कहा, ये अग्निपथ स्कीम के बारे में, ये छोटी सी बाधा नहीं है, ये बहुत बड़ी बाधा है सर। लेकिन इसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन अभी आपका सवाल कि अभी ये जो आपने क्या सवाल पूछा? मैंने ये पूछा कि भारत नेपाल के संबंधों में जो आजकल एक हम ट्राइपार्टाइट ट्रीटी के बारे में आपने 1947। देखिए, ये ट्राइपार्टाइट ट्रीटी का उल्लंघन नहीं हुआ है। ओके सर। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब दो देश इतने घनिष्ठ मित्र देश हैं, उनके साथ ट्रीटी संबंध के अलावा एक दिल का भी रिश्ता होता है, इमोशनल बॉन्ड होता है। और उस इमोशनल बॉन्ड को आपने नकारा। जी हाँ। और बिना नेपाल को बताए हुए यूनिलैटरली, यानी कि अपने मन से एक तरफा तरीके से आपने ट्राइपार्टाइट ट्रीटी का जो समझौता था उसको बदल दिया। जी हाँ। लीगली टेक्निकली वायलेशन नहीं है। जी हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमोशनल और डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक तरीके से ये बात नहीं हुई। इसको बड़े एहतियात से करना चाहिए था, क्योंकि हमारे रिश्ते इतने घनिष्ठ हैं। क्योंकि उसका असर अभी नहीं दिखेगा, 10-15 साल के बाद दिखेगा, और फिर हम कहेंगे अरे हमने ये अग्निपथ क्यों कर दिया। तो ये अग्निपथ स्कीम लीगली ठीक हो सकती है, लेकिन हमारे दिलों में दरार डालने के लिए ये काफ़ी थी, और वो दिलों में दरार पड़ गई। अभी हम ये जानना चाहते हैं सर कि भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट्स का भविष्य क्या है? अगर अग्निपथ के ऊपर ये गतिरोध बना रहता है, नेपाल से नवयुवक नहीं आते हैं, नेपाल उन्हें हमारी सेना में नहीं भेजता है, तो आज से साल, 2 साल, 4 साल के बाद भारतीय गोरखा रेजिमेंट्स का क्या स्वरूप होगा? बहुत उम्दा सवाल है ये, क्योंकि ये भविष्य की बात कर रहे हैं। और जो गोरखा भर्ती 1947 से होती थी, उस समय करीब 90% गोरखा पलटनों में नेपाली डोमिसाइल्ड गोरखा, यानी कि नेपाल के गोरखा आते थे। वो घटते घटते 70-30 हो गया। और जब से अग्निपथ शुरू हुआ है, तब उस समय 60% नेपाल से आते थे, और 40% जो इंडियन डोमिसाइल्ड हैं, जो नेपाल से आकर यहीं सेटल हो गए, उन्होंने नागरिकता प्राप्त की। और पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि पहले कोविड में भर्ती नहीं हुई। अभी 3 साल से अग्निपथ स्कीम चली है, और नेपाल ने
क्योंकि ये अग्निपथ स्कीम उनको सूट नहीं करती है, उन्होंने एक रोक डाल दी है कि नेपाली नागरिक भारतीय सेना में नहीं जाएंगे। ये अभी तक ये रोक है। अब मैं सुनता हूँ कि मैं सुनता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि अभी क्या हो गया है, क्योंकि नेपाली नागरिक नहीं आ रहे फौज गोरखा पलटन में, और गोरखा पलटन में नफरी बहुत घट गई है, तेजी से गिर रही है, और तेजी से नफरी गिर रही है। और एक पलटन में 800 या 900, करीब 900 बंदे होते हैं, अब उसमें 100 की घटाई आ गई है करीब करीब। और अब उस घटाई को बढ़ाने के लिए आपने इंडियन डोमिसाइल जो कि 40 होता था उसको 75 कर दिया है, और बाकी 25% आप यानी कि सरकार ने स्वीकार किया है कि वो कुमाऊनी लेंगे, गढ़वाली लेंगे, ट्राइबल्स लेंगे, बिहार से, झारखंड से और ट्राइबल एरिया से। जी हाँ। सो हमारी जो गोरखा रेजिमेंट्स हैं वो नेपाली नहीं रह जाएंगी भविष्य में। जी हाँ। अगर ये स्थिति में चेंज नहीं आया, तब्दीली नहीं आई, तो ये गोरखा पलटन इंडिया मतलब भारतीय सेना के भारतीय गोरखा होंगे। जो नेपाली नागरिक आते थे वो नागरिक अब नहीं आएंगे भविष्य में। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, ये जब भी आप नेपाल एम्बेसी में जाएं, नेपाल आर्मी और इंडियन आर्मी के तो संबंध है ही हैं बहुत तगड़े। नेपाल आर्मी डे मनाया जाता है यहीं दिल्ली में। ओके। नेपाल आर्मी डे पर नेपाली आर्मी अपना प्रोग्राम कैसे शुरू करता है, एक ऑडियो विजुअल लेकर। उस ऑडियो विजुअल में कौन बोल रहा है? हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी, नरेंद्र मोदी। और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं नेपाल की पार्लियामेंट में 2014 में कि भारत ने कोई ऐसा युद्ध नहीं लड़ा, भारत ने कोई ऐसा युद्ध नहीं लड़ा जिसमें नेपाली का रक्त ना बगा हो। ये प्रधानमंत्री की बात से नेपाल आर्मी डे शुरू होता है। और वो कह रहे हैं कि नेपाली गोरखा सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है। अब इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? इससे बड़ी दो देश के रिश्तों में क्या हो सकती है? मेरे ख्याल में नहीं हो सकती। और अब क्योंकि ये अग्निवीर स्कीम लागू हो गई है और नेपाल को मंजूर नहीं है, भविष्य में ये जो संबंध हैं नेपाल और भारत के अभी ऐसे दिखेंगे नहीं। जी हाँ। लेकिन भविष्य में 3 साल 4 साल जैसे आपने कहा, उसके बाद ये आपको दिखेगा कि नेपाल और भारत के रिश्ते दूरी में हो जाएंगे। और वो अभी इससे दिख रहा है। जी हाँ। नेपाल की पार्लियामेंट में 60% पार्लियामेंटेरियंस कम्युनिस्ट हैं। जी हाँ। जैसे हम बोल रहे हैं अभी, नेपाल के प्रधानमंत्री चाइना अभी गए हैं। नॉर्मली कोई भी प्रधानमंत्री नेपाल का होता है वो पहले इंडिया आता है, दिल्ली आता है। इस मर्तबा वो नहीं हुआ। जी हाँ। और भविष्य में आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा। आपने ये भी पूछा कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं जी हाँ। नेपाल में, वो 1,25,000 हैं। और
1,25,000 उनका पूरा परिवार इंडिया बन गया है। मैं तो साल में 2 मरतबा जाता हूँ और मैं गांव में रहता हूँ और मैंने ये देखा है कि एक भूपू सैनिक का घर बिल्कुल फौजी जैसे होता है। और इसका मतलब 1,25,000 नहीं, लेकिन 2 लाख के करीब। और उसका जो असर है, फौजी का असर, जो इंडियन आर्मी में नौकरी कर चुका है, पूरे गांव में है तो एक कि ये भारतीय सेना का है, ये भूतपूर्व सैनिक भारत का एक तरीके से एम्बेसडर है वहाँ। राजदूत हैं। और एब्सोल्युटली सर। और जब भी नेपाल में भारत के विरुद्ध, इंग्लिश में कहते हैं एंटी इंडिया सेंटिमेंट, वो बहुत होता है इंडिया वो हमने 2015 में भारत ने वो ब्लॉकेड लगा दिया, बहुत नाराज हो गए नेपाली। वो छोड़िए, वो तो दूसरी बात है। लेकिन ये जो हमारे भूपू सैनिक हैं, जी हाँ, गुरखास, वो उस एंटी इंडिया सेंटिमेंट को कुछ हद से रद्द करते हैं। गुडविल एम्बेसडर है सर। गुडविल एम्बेसडर है। अभी सर एक बात ये आती है, आपने बताया कि हमारा स्वरूप बदल जाएगा अगर नेपाली गोरखा नवयुवक भारत की सेना में भर्ती नहीं होंगे। कुछ खबरें ऐसी भी छन कर आ रही हैं कि चीन गोरखा नवयुवकों को अपनी सेना में भर्ती करने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। ये आज की नई बात नहीं है। बड़े सालों से चीन नेपाल को ये कह रहा है कि आप जिस तरीके से भारत में और भारत को इजाज़त देते हो भर्ती करने की, हमको भी आप इजाज़त दो। ओके सर। वो अंग्रेजी में एक शब्द है पैरिटी। जी हाँ, बराबरी होनी चाहिए। जैसे आप इंडिया को ट्रीट करते हो, चीन को भी ट्रीट करना। और जब डोकलम का वो हादसा हुआ था भूटान में, उस समय सिक्किम में और भूटान उस बीच में, हाँ, के बीच में, जी हाँ, तो उस समय एक गोरखा पलटन डोकलम में थी। जी हाँ, और उस समय विदेश मंत्री के भी महारा थे। जी हाँ, उनसे काठमांडू में सवाल पूछा गया 2017 में कि वो गोरखा पलटन वहाँ पर है, तो इससे तो चीन बहुत नाराज हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि चाइनीज सोल्जर और इनके बीच में झड़प भी हो जाए। जी हाँ, ये नई बात नहीं है। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा, जिसने पत्रकार ने सवाल पूछा, उसने कहा चाइना बहुत नाराज हो जाएगा कि नेपाली सिपाही उधर हैं। तो उन्होंने कहा हमारे रिश्ते चाइना और नेपाल के बराबरी में हैं, और नेपाल हमेशा यही कह रहा है। मैं नहीं समझता कि इमीडिएट भविष्य में, इन द नियर फ्यूचर, नेपाली चीनी फौज में जाएंगे। लेकिन 10 साल के बाद क्या होगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक नेपाली फौज में, इंडियन आर्मी में नेपाली हैं। जी हाँ, क्योंकि अभी अनुमान लगाया गया है कि बाय 2035, जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कम से कम 10-15 साल की। 10 साल सर। तो कम से कम 15 साल तक तो कुछ ना कुछ गुरखा का बचा रहे, कुछ गुरखा पलटन का बचा रहेगा। उसमें कुछ थोड़े से नेपाली रह जाएंगे, 10%, 5%, 2035 तक। ओके। लेकिन अधिकतर
खत्म हो जाएंगे। हाँ, अधिकतर और ये इंडियन धीरे धीरे हमारा ये रिश्ता और ये बंधन भी खत्म होता ही जा रहा है। खत्म होता जा रहा है। मैंने हमारे राजदूत जी हाँ। जो एम्बेसडर रह चुके हैं वहाँ पर, अभी हाल में उनसे बात की और वो सब कह रहे हैं जी हाँ। कि जनरल मेहता आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये हमारे गुडविल एम्बेसडर हैं, ये भूतपूर्व सैनिक, जी हाँ। और ये हमारे प्रो इंडिया कॉन्स्टिट्यूंसी है। जी हाँ। जब एंटी इंडिया होता है तो ये भूतपूर्व सैनिक ये भारत के साथ रहते हैं। तो अगर इसी तरीके से अग्निपथ के बारे में कोई बातचीत, कोई अभी तक तो कोई बात ही नहीं की किसी ने, तो सर डायलॉग ही नहीं शुरू हुआ। अग्निपथ के बारे में क्या आप समझते हैं कि अगर हम नेपाली गोरखा नवयुवकों के लिए कोई कंसेशन दे दें जिससे ये अग्निपथ स्कीम उनको अच्छी लगे, वो आने को राजी हो जाए, ऐसी क्या क्या अरेंजमेंट हम कर सकते हैं? कुछ है ऐसा? बिल्कुल, मैं अगर आप ठीक माने तो मैं नेपाल इसके बारे में क्या कहता है अग्नि, वो कह रहे हैं कि 4 साल के बाद ये हमारे बच्चे क्या करेंगे। जी हाँ। हमारे यहाँ इंसर्जेंसीज हो चुकी हैं, 10 साल तक माओइस्ट की सिविल वॉर चली है, मधेश में बड़े डोरमेंट ग्रुप्स हैं इंसर्जेंट के, इसके अलावा और भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो कि एंटी नेशनल हैं नेपाल में। तो ये 4 साल ट्रेन के लोग तो उससे ये देयर इज सेंस ऑफ फियर सर इन द नेपाली माइंड कि 4 साल के बाद क्या होगा। और भारत में तो 4 साल के बाद बीजेपी में जहाँ जहाँ सरकारें हैं उन्होंने रिजर्वेशन कहा है कि हम 10% 20% उनको पुलिस में ले लेंगे, अग्निवीरों को बीएसएफ में ले लेंगे, सीआरपीएफ में ले लेंगे, फलाना फलाना। अब नेपाली नागरिक जो भूतपूर्व होते थे 1974 तक, सर they could join paramilitary forces after retirement। 74 तक 74 वो बंद हो गया है, बंद हो गया, तो अग्निवीर इनका 4 साल के बाद कहीं नहीं जा सकता। कहीं नहीं जा सकता। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो इसलिए अभी नेपाल सरकार ने इसके चुप्पी रखी हुई है। आपका सवाल कि क्या कर सकता है भारत, मैं तो समझता हूँ, मुझसे यही सवाल पिछले हफ्ते पोखरा में, नेपाल पोखरा में जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी वहाँ थे तो मुझसे पूछा गया। जी हाँ। तो मैंने कहा यदि मैं प्रधानमंत्री होता, ओके, तो मैं, क्योंकि मैंने नेपाल की पार्लियामेंट में ऐसे बोला है, हमारे रिश्ते इतने घनिष्ठ हैं और नेपाल एक मित्र देश है, इसलिए मैं उनको अग्निवीर से एग्जेम्प्ट कर देता हूँ, यानी कि उनकी भर्ती पहले जैसे होगी। पहले जैसे होगी। ओके सर। मैंने कहा क्योंकि ये इट्स अ फॉरेन कंट्री, इट्स अ सॉवरेन कंट्री, ये इंडिया तो नहीं है। ये अग्निवीर आपने इंडिया के लिए लगाई हुई है। जी हाँ। अब आप इसके ऊपर बहस भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा अगर ये स्वीकार नहीं है भारत को, क्योंकि भारत में ही आप देखिए वो तो है सर, आप बिहार में तो बहुत विरोध है, आंध्र प्रदेश में भी विरोध है, हर जगह है। जी हाँ। जितने भी स्पेशलिस्ट ईएमई वगैरह में हैं उनको भी आपने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, उनके ऊपर अग्निवीर लागू नहीं है। तो ये तो मित्र देश है, उनको आप एग्जेम्प्ट कीजिए। भारत इतनी बड़ी आर्मी है और कर सकता है। और आप किसकी बात कर रहे हैं? आपने आंकड़ा दिया 2800, एक्चुअली जो आंकड़ा है वो 1200 ही है। ओके सर। एनुअल इनटेक 1200 है, कभी 1500 हो जाता है। तो सिर्फ 1200-1500 के लिए हमने ये स्टैंड ले रखा है।
अब ये तो भारत तो इजीली इसको मीट कर सकता है। बिल्कुल आसानी से मीट कर 1200 सकता या है। 1500 नौयुवकों की भर्ती अगर हर साल हम करके एक मित्र देश के साथ अपने पुराने संबंध कायम कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही समझदारी की बात हो। बहुत आपने बहुत दुरुस्त बात कही। और मैंने पोखरा में मैंने कहा, ये भी कहा कि अगर ये भारत को स्वीकार नहीं है तो अग्निवीर का रिव्यू नेपाली के लिए 4 साल से आप 7 या 8 साल कर दीजिए और 25% रिटेंशन से 50% रिटेंशन कर दीजिए। ये उनको ऑफर कीजिए आप। जी हाँ। अब देखिए स्वीकार है कि नहीं। ओके सर। ये अभी आपको मालूम होगा, हमारे दर्शकों को भी मालूम होगा कि इसका रिव्यू चल रहा है। इसका रिव्यू 6-8 महीने से चल रहा है। जी हाँ। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक गोरखा ऑफिसर है, जी हाँ। लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। जी हाँ। और ये पहली मर्तबा नहीं है कि ऐसे हो रहा है। मैं जब 1974 के टाइम में की बात बता रहा हूँ, एक ऐसा ही प्रपोजल नेपाल से एम्बेसी से निकला और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और हमारे आर्मी चीफ थे जनरल गोपाल बेवूर, जो कि 11 गोरखा राइफल के थे। और 1974 में गोरखों ने 71 साल की बहुत चमत्कार दिखाया था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से कह के बात करके उसको रिजेक्ट करवाया, उस प्रपोजल को। ओके। मैंने फाइल पे देखा हुआ है। ओके। काठमांडू पे मैंने देखा हुआ है ये फाइल पर। सो किसी को हिम्मत होनी चाहिए ये बात करने की, कि प्रधानमंत्री को याद दिलाने की कि आपने ऐसे बोला है पार्लियामेंट में, ये बहुत करीबी रिश्ते हैं, 1200 के लिए छूट ही दे दीजिए। छूट ही दे दीजिए। सही बात है। ये भारत और नेपाल के रिश्तों के लिए बहुत ही छोटी कीमत है जो अगर हम दे सकते हैं। वैसे फिर अगर दिलों में नज़दीकियां हैं तो कीमत कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल दुरुस्त और हमें दरिया दिली दिखानी चाहिए भारत को। और हम चाहेंगे कि नेपाली गोरखा नवयुवक भारतीय सेना में पहले की तरह आए। सर, आपने हमसे बात करने के लिए वक्त निकाला। इस समस्या के कई अनछुए पहलुओं पे आपने बहुत ही सफाई से, साफगोई से प्रकाश डाला। और रेड ओवर ग्रीन के दर्शकों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।